जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग लगातार पॉलिटी का डिस्कशन कर रहे हैं और इसी प्रकार हमारा अगला टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इससे पहली चीज़ तो हमें ये समझना चाहिए कि क्यों इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है भारतीय संविधान में और एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका है। देखिए, बात ये जैसे कि हमने पढ़ा मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसी प्रकार इसे भी संविधान में उसी प्रकार का दर्जा दिया गया है, यानी कि ये दूसरे मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। इतना बड़ा इसका क्यों रोल है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो आज हम पूरा डिटेल में, क्योंकि एक लंबा पोर्शन है, तो आर्टिकल 36 जैसे यहाँ से देख रहे हैं आपको 36 से लेकर के 51 तक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे और पूरा का पूरा आज ही कवर कर लेंगे एक ही वीडियो पर कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट के बारे में जो हमने टॉपिक उठाया है डीपीएसपी के बारे में, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इससे पहले कि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने पॉलिटी की पूरी सीरीज शुरू से शुरू की हुई है, जिसमें हमने बेसिक से शुरू किया है, प्रेसिडेंट से शुरू किया था हमने, और आज हम लोग डीपीएसपी बात करते जा रहे हैं। यानी कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ लिया है, हमने फंडामेंटल राइट्स को कवर कर लिया है, हमने प्रेसिडेंट को कवर कर लिया है, हमने वाइस प्रेसिडेंट को कवर कर लिया है, लोकसभा को कवर कर लिया है, राज्यसभा को कवर कर लिया है, और जितने भी टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं इनके क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। तो ये आपके लिए सबसे बेटर मौका है कि आप पीछे सारे जाइए टॉपिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है और उनको क्लियर करिए, और साथ ही साथ जो उसके क्वेश्चंस हैं, जो 50 क्वेश्चन की सीरीज है, उन 50 क्वेश्चंस को भी आप लोग करिए सॉल्व, जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी टॉपिक पे और कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये प्रक्रिया हमारी हर सब्जेक्ट के लिए जारी रहेगी, वो चाहे हिस्ट्री की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, ज्योग्राफी की बात हो, और हम सारे सब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं। इसी प्रकार 50 क्वेश्चन के बारे में लेते हुए चलेंगे हम लोग साथ में, ठीक है। तो चलिए सीधा बात करते हैं भारत के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जिसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि जो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो हमारे संविधान में दिया गया है। अब जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से हम अपने संविधान में अलग अलग चीज़ों को ऐड कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं से हमने इसको भी जोड़ा होगा। तो जो इसका सोर्स है, पहले हम जरा इसको कुछ जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं उनको समझ लेते हैं। जो इसका स्रोत है, सोर्स है, वो कौन सा है सर? वो आयरलैंड है। क्या है सर जी? यानी कि भारतीय संविधान में हमने नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा है, और ये किस देश के संविधान से लिया है हमने? ये हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के हमने संविधान से भारत के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ लिया है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट्स अ वेरी सिंपल। सेकंड कंडीशन आती है कि इसका एक्सप्लेनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर मिलता है, इसका वर्णन हमारे संविधान पर कहाँ है, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम इसको जरा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारे संविधान के भाग यानी कि पार्ट कौन से मिलता है सर जी? 4 में मिलता है, यानी कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन मिलता है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। आर्टिकल जो कवर करता है ये आर्टिकल कवर कर लेता है हमारे अनुच्छेद, आर्टिकल पूरे के पूरे कवर अप करता हुआ चलता है। कौन से सर जी? आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक के। तो 3 बेसिक क्वेश्चन तो हमारे सीधा सीधा ये बन गए कि ये हमारा सोर्स आयरलैंड है, भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक दिया गया है। अच्छा, अब हमारा ये तीनों क्लियर हो गया। तो चौथी बात ये आती है कि भैया इसका जोड़ा क्यों गया? व्हाट इज द रोल? रोल क्या है इसका? तो भैया वर्ड ही बता रहा है, आप जरा समझिए। राज्य की नीति निर्देशक, राज्य की नीतियां, नीतियां मतलब पॉलिसी, जो पॉलिसी होंगी, पॉलिसी बनाने के लिए जो निर्देशन का काम करेंगे, वो सारी बातें डाल दी गई। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जब हमारे यहाँ आएगी चुन करके, तो सरकार उस लोगों के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाएंगी, अगर उनको प्रेरित होने के लिए कोई स्रोत की आवश्यकता होगी ना, तो वो ये दिशा देंगी जो इन अनुच्छेदों के अंतर्गत वर्णन किया गया है। अब इनमें से कुछ अनुच्छेद तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। अभी अब आप अगर देखें पेपर, तो यहाँ ये कोई नॉर्मल नहीं है। इवन कि आप कह सकते हो किसी छोटे पुलिस के एग्जाम से लेकर के देश के सबसे बड़े सर्वोच्च एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आईएएस के एग्जाम में। इस वर्ष भी आईएएस के एग्जाम में आर्टिकल 50 से क्वेश्चन एक आया था, आर्टिकल 50 से। हाँ, वो बात अलग कि वहाँ इनडायरेक्ट रूप से पूछ लिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन था।
ठीक है, आर्टिकल 44 जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 45 बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम बात करेंगे यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 40 भी बहुत महत्वपूर्ण है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो एक लाइन में अगर हम इनका लिखें तो इसका योगदान क्या है, इनका योगदान होता है सिर्फ कल्याणकारी योजना बनाने में। एक लाइन में अगर हम बोलें समाज के विकास में ये क्या करती हैं सर, मदद करती हैं। जो सरकार के लिए क्या है, दिशा निर्देश का काम करती हैं, सरकार के लिए दिशा निर्देश का काम करती हैं। ये तो सर जी हमारा हो गया क्या, निर्देश का काम करती हैं। ये हमारा हो गया डीपीएसपी यानी कि राजनीति के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बेसिक एक्सप्लेनेशन। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि भैया इन अनुच्छेद जो हमने इतने सारे लिख रखे इनको कैसे याद करेंगे, इतना सारा हो जाएगा तो भैया बहुत आसान होगा। अभी हम सारे अनुच्छेद बात करेंगे और मैं बार बार कहता हूं कि कोई ट्रिक नहीं, यहाँ पे पहले एक बार ट्रिक याद करो, ट्रिक से फिर जो याद किया उसको याद करो, दोहरा काम हो गया। यहाँ डायरेक्ट समझिए और हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और कठिन कुछ नहीं है। क्लियर, एक चीज याद रखिएगा, कठिन कुछ भी नहीं होता है, जो समझ में आ जाता है वो सरल है, जो समझ में ना आए वो कठिन है। इसलिए समझने का प्रयास करो, आपके लिए वो सरल हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 36 से लेते हुए, और यहां पर इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, सीधा मुद्दे की बात करेंगे। ठीक है, आप इनको नोट कर लिया, अगर नहीं किया है तो आप बैक करके आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत आसान है। पहली कंडीशन देखिए, आर्टिकल 36 लिखा हुआ है, आर्टिकल 36 क्या कहता है, 1 by 1 ये बताता है राज्य की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। ये क्या बताता है सर जी, राज्य की परिभाषा, इसका एक्सप्लेनेशन बोलता है। अब भैया जहां पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, राज्य को जो पॉलिसी बनानी होगी उनका निर्देशन करेंगे, तो पहले हमें राज्य पता होना चाहिए, उसकी डिफिनीशन लिखी गई है सर, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 हमारा कहता है। आर्टिकल 37 क्या कहता है, कहता है सर यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, तो नहीं है। दूसरा ये भी कह सकते हो, इट कैन नॉट बी इनफोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कोर्ट में इनको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। राज्य अगर उन पॉलिसी को, नियमों को नहीं मानती है या उन पर लागू नहीं कर पाती है, नहीं कर रही है, तो इस आधार पे हम कोर्ट पे नहीं जा सकते हैं। इट कैन नॉट बी इनफोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट दिस इज द डायरेक्शन हैज बीन गिवन फॉर द गवर्नमेंट, नॉट ओनली गवर्नमेंट, इन द मीन ऑफ स्टेट, राज्य के लिए। ठीक है, अगला सर जी देख लेते हैं। देखिए अगला 38 सर आपका यहीं से शुरू होता है। पहले तो बहुत आसान है, पहला क्या है सर, राज्य की डिफिनीशन हो गई, फिर क्या बोला, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, दो तो हमारे हो गए। तीसरा क्या कहता है, कहता है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक कल्याण। अब राजनीतिक कल्याण मतलब क्या है सर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर राज्य कुछ ऐसे कार्य करे, ऐसे यहां पे क्या 38 में ऐसी गाइडलाइन दी गई है कि सर जो कल्याणकारी योजनाएं होंगी ना सर, अब उन कल्याणकारी योजनाओं का जो स्रोत होगा समाज के लिए क्या करे सर, वेलफेयर के लिए सरकार काम करे। आर्थिक तौर पे जो कमजोर, देखा होगा बहुत सारे ऐसे वर्ग होते हैं जहां पर सरकार क्या करती है, उन्हें आर्थिक रूप से उनको पैकेज प्रदान करती है, सामान वितरण करती है फ्री में। ये क्या है सर, ये सहायता प्रदान करना, ये एक तरह से आर्टिकल 38 के माध्यम से हमें मिल रहा होता है, यानी कि कह सकते हो सरकार उसको ध्यान में रखकर कार्य करती है। अच्छा, यानी कल्याणकारी योजना बनाने के लिए आर्थिक और सामाजिक तौर पे आर्टिकल 38 हमारा बात कर लिया। अब सर जी आती बात आर्टिकल 39 की। आर्टिकल 39 क्या कहता है, आर्टिकल 39 कहता है सर, बहुत आसान है, जरा इसको सुनिएगा। आर्टिकल 39 कहता है समान, एक तो कंडीशन ये भी है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, एक तो ये बात करता साहब, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन एक भी इसी में और लिखा हुआ है, तो इसको भी हम आपको समझ लेते हैं साथ में। समान कार्य के लिए समान वेतन एवं संसाधनों का, यहां पर ये भी बात की गई और ये इंपॉर्टेंट है, संसाधनों का समान वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सोर्सेस, समान वितरण, समान वितरण। अब जरा देखिए इसको मतलब समझिएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आईएमपी डाल लीजिएगा इसकी जगह पे।
क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं, समान वितरण के बारे में? क्योंकि इसी से प्रेरित होकर के जो हमारा ये सब जमींदारी प्रथा थी इसको अंत किया गया। क्योंकि पहले क्या होता था, एक ही व्यक्ति के पास सारी क्या है 500, 600, 1000 बीघा जमीन होती थी। यानी कि कुछ लोग जमीनों के लिए गांव में एक जमींदार होता था, बाकी सब उसके गुलाम होते थे। अब ऐसी प्रक्रिया को खत्म किया गया, संसाधनों का समान वितरण होगा सभी में और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। पहली चीज तो एक ये बात की गई यहां पर। दूसरी, आर्टिकल 39A, ये पहले नहीं था लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसको जब जोड़ा गया सर जी, तो भैया आर्टिकल 39A को जोड़ा गया कौन से, 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में। यानी कि इसको हमने जोड़ा है सर जी कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1976 में। और ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, बहुत आसान है सर जी, कह रहा है समान न्याय। पहली चीज कैसे क्या बोलता है, कीवर्ड इसके ध्यान रखिएगा, ये क्या बोलता है, मैं यहां लिख रहा हूं, समान न्याय की बात करता है। समान न्याय का मतलब सभी को समान न्याय होगा, मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक तौर पे वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो ये आपके उच्च वर्ग के लोग हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, सभी के लिए समान न्याय। और एक कंडीशन इसमें है, क्या है, निःशुल्क कानूनी सहायता। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि आप जब भी कोई काम कराने के लिए जाते हैं पुलिस के पास, तो कहीं ना कहीं आपको सिस्टम के साथ लड़ना पड़ता है साहब। सिस्टम के साथ लड़ने का मतलब ये है कि बिना पैसे के कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो सर ये व्यवस्था गलत है। निःशुल्क कानूनी सहायता, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सर इसको पारदर्शिता बनाए रखे, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए निःशुल्क कानूनी व्यवस्था। अच्छा, एक तो कंडीशन हमारी ये हो गई। अब आता है बात आर्टिकल 40। देखिए गांधी जी का सपना तो था ही कि गांवों का विकास हो, और इसीलिए पंचायती व्यवस्था के बारे में वर्णन था। गांधी जी काफी इसके समर्थन थे तृतीय स्तर की सरकार का, लेकिन संवैधानिक तौर पर इसे दर्जा नहीं प्रदान था। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन किया गया, 74वां संविधान संशोधन किया गया। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। लेकिन इससे पहले क्या था, वो एक सरकार के लिए दिशा निर्देश था कि सरकार ऐसी व्यवस्था कर सकती है। तो अगर ये प्रश्न बनता है कि कहां से प्रेरित हुआ, तो सर आर्टिकल 40 से ही तो प्रेरित हो रहा है सर। आर्टिकल 40 क्या कहता है, पंचायती व्यवस्था के बारे में बात करता है, पंचायती व्यवस्था, ठीक है, के बारे में। सर ये वर्णन हमारा मिलता है सर कॉन्स्टिट्यूशन में, सर आर्टिकल 40 के तहत पंचायती व्यवस्था। और यहीं से प्रेरित होकर के साहब, पंचायती व्यवस्था से प्रेरित होकर के आर्टिकल 40 से हमने सर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया 1992 में, और हमने संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का सर संवैधानिक दर्जा दे दिया कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर। अच्छा, अब अगला सर जी 41। अब देखिए कई बार हो सकता है आपको बोरिंग भी लगे, लेकिन क्योंकि पढ़ना है साहब और क्वेश्चन बनते हैं, और इंटरेस्ट के साथ पढ़िए सर। ऐसा नहीं सर, अब ये बड़े ही इंटरेस्टिंग आपके टॉपिक्स हैं। निःशुल्क कानूनी व्यवस्था, आप सोचिए क्या आज के समय में संभव है बिना पुलिस को पैसा दिए आप कानूनी कार्य करा लेते हैं? और अगर करा ले जाते हैं तो ये आप बहुत बड़े धन्य हैं सर। आप मतलब अपने आप को धन्य मानिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता आज के समय में पुलिस ऐसे सुनवाई करती है। हाँ, बहुत सारी जगहों पर करती भी, ऐसा नहीं कहता मैं पूरी पुलिस सिस्टम हमारा डिस्टर्ब है, लेकिन अधिकतर जगहों पर ऐसा ही पाया जाता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। अब आता है सर 41। 41 क्या कहता है जरा समझते हैं। सर 41 कहता है कि सरकार कुछ विशेष वर्ग के लोगों के लिए सर विशेष कार्य के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। यानी विशेष, जैसे विकलांग लोग हैं, अब विकलांग लोग हैं सर, तो वो कार्य करने में असमर्थ हैं, तो सर उनके लिए क्या कर सकती है सरकार, सहायता प्रदान कर सकती है। तो यहां पर लिख लीजिएगा, विशेष स्थिति में सहायता प्रदान कर सकती है। ठीक है, कुछ विशेष दशा होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, विशेष स्थिति में सहायता प्रदान कर सकती है, विशेष कार्य में लोग, जैसे विकलांग, मैंने आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल के तौर पर अगर लिखना चाहे आप लिख सकते हैं विकलांग। अब जो लोग विकलांग हैं उनके लिए कार्यों में हेल्प कर सकती है सर सरकार। बहुत सारी कंडीशन में उनको व्हील चेयर वगैरह बांटी जाती है, वो भी प्रक्रिया है, लेकिन उनके कार्य के लिए मदद भी कर सकती है। इसलिए देखा होगा विशेष कोटा भी बनाया जाता है विकलांग वर्ग के लोगों के लिए। तो ये प्रावधान सरकार के अंतर्गत है, सरकार कर सकती है। अच्छा, अब यहां पे आती है बात सर जी आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या कहता है सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है सर जी आर्टिकल 42 भी, ठीक है ना। आर्टिकल 42 भी सर जी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम सारा आपको एक ही वीडियो में कंटेंट दे रहे हैं बिना फालतू की बात किए हुए, तो आपको भी इंटरेस्ट थोड़ा सा लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है।
आपको 1 घंटे पढ़ाया जाता है, वीडियो पढ़ा होता है, उसमें 15 से 20 मिनट का कंटेंट होता है, आधे घंटे केवल बातचीत होती है और आपको मजा आ रहा होता है। सर आपको समझना है, सर आपका 30 मिनट 40 मिनट वेस्ट जा रहा है, आप उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आप उस आधे घंटे में और भी एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ सकते हैं, और मेरा उद्देश्य यहाँ पर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको देना, हाँ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना, फालतू कोई डिस्कशन नहीं करना। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं, ये भी कंडीशन सही है। चलिए आते हैं 42 की बात करते हैं। आर्टिकल 42 क्या कहता है साहब? आर्टिकल 42 कहता है कि सर कार्य की न्यायोचित व्यवस्था होनी चाहिए, कार्य की कह सकते हो न्यायोचित व्यवस्था, या कह सकते हो कार्य के लिए मानवीय दशा, एक वर्ड आपका है उसको मैं समझा देता हूं। मानवीय दशा, कार्य की के लिए मानवीय दशा के लिए मानवीय दशा, इसका क्या मतलब है साहब? इसका मतलब है अच्छा साथ में कि सर जो भी काम किया जा रहा है ना साहब, जहां काम कर रहे हैं ना साहब, सर मानवीय दशा अच्छी होनी चाहिए सर आपकी, मतलब एक काम करने की स्थिति होनी चाहिए आपकी, बेटर कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर आपको किसी भी सिचुएशन पे डाल दिया गया जहां पर गंदगी भी है, काम कराया जा रहा है लोगों से, बीमार होने की संभावना है, तो सर मानवीय स्थितियां होनी चाहिए सर, एक कंडीशन हो, बेटर कंडीशन में। लगातार इसमें ला रही है लोगों के लिए, लेकिन वहां भी लोगों से काम कराया जा रहा है, मजबूरी के तौर पर लोग कर रहे हैं काम। दूसरी कंडीशन यहाँ पे एक और बात है, और ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर मातृत्व सहायता की बात की गई है, मातृत्व सहायता। अब आपको ये जानकर आश्चर्य है होगा कि जैसे आशा बहू होती है गांव में, या जो लोग जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके लिए सरकार अलग अलग सहायता स्कीम चलाती है सर। यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में सर उनको पैसा भी दिया जाता है, शायद 6,000 रुपये इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार प्रदान कर रही है। यानी कि ये क्या है, ये मातृत्व सहायता का मतलब यहीं से निकल के आया है, सरकार इसी आर्टिकल 42 से प्रेरित हो रही है। अब क्वेश्चन अगर ऐसे घुमा के बहुत अच्छा, ये डीपली क्वेश्चन है, लेकिन अगर पूछा गया कभी इन फ्यूचर कि सर ये जो सरकार स्कीम चलाती है प्रेगनेंसी के दौरान, जो आपकी सरकार सहायता करती है आर्थिक रूप से, सरकार को कौन सा अधिकार देता है? अनुच्छेद 32 कहता है साहब, अनुच्छेद 32 कहता है कि भैया ऐसी व्यवस्था सरकार कर सकती है। तो भैया ये अब हमने आर्टिकल 42 तक आसानी से समझ लिया, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 42 तक हमने क्लियर कर समझ लिया। अब आर्टिकल 43 में आ जाते हैं, एक बार जरा समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना। अब आर्टिकल 42 को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं, आर्टिकल 43 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, और यहीं से हमारा क्या हो जाएगा सर, क्लियर हो जाएगा साहब सब कुछ, ठीक है। चलिए आर्टिकल 42 समझते हैं। अच्छा अब हमारा क्या है सर, आर्टिकल 42 हो गया। अब आर्टिकल 43 देखिए, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 कहता है कि आपको सर, जैसे आप काम कर रहे हैं, अब आप काम कर रहे हैं तो सर आपकी मजदूरी भी एक लिमिटेड है। अगर 100 रुपये आपको दिए जा रहे हैं और वह एक दिन के लिए काम के लिए, और अगर देखा जाए सरकार ने गाइडलाइंस बना रखी है सर कि सर 150 से किसी भी व्यक्ति को मजदूरी में नहीं रखा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं आपका शोषण हो गया। अब शोषण हो गया, 100 रुपये में आप अपने परिवार को चला ही नहीं पा रहे हैं। सरकार ये क्यों तय करती है? क्योंकि समय के साथ महंगाई सब दर को अनुसार देखा जाए तो एक व्यक्ति को अपने परिवार या एक व्यक्ति को अपने भरण पोषण के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है। इसे कहते हैं निर्वाह मजदूरी, मिनिमम उतनी तो देनी ही होगी, ऐसा नहीं है ये तो फिर क्या हो जाएगा, जबरदस्ती आपसे काम कराया जा रहा है और आपको कम पैसे दे करके। तो वही बात आती है सर, आर्टिकल 43 के तहत निर्वाह मजदूरी की बात करता है, निर्वाह मजदूरी की बात करता है आर्टिकल 43, क्लियर। अच्छा सर इसके साथ साथ में एक और आर्टिकल यहां पर मैंने लिखा नहीं है, अभी मुझे याद आ गया अचानक, आर्टिकल 43 का बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट तो है ही सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बात करता है ये? सरकारी समूह की बात करता है, सरकारी समूह की बात करता है। ये 2011 में जोड़ा गया था, आई थिंक 2011 में, ठीक है ना, 2011 में जोड़ा गया था। ये आपकी सहकारी समितियां जो होती है ना, सरकारी समितियों की व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। इसको 9th शेड्यूल में रखा गया है, 9th बी में। अगर इसको सोचिए, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे इसमें हम टॉपिक बना लेंगे, एक आपका पार्ट का भी टॉपिक होगा, भाग का, संविधान के भाग, एक संविधान की अनुसूचियां, संविधान के अनुच्छेद, 3 अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिन पे पूरा डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव रूप से। सब कुछ सर फ्री मिलेगा मटेरियल, यहाँ पे पूरा हम डिस्क्रिप्टिव सब कुछ लेते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद सर जी आर्टिकल 44,
इतने सालों में, इतने एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। एसएससी का 2019 में जो हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था ये हाल ही में। सर ये तो सर आप मतलब इसको आप तो छोड़ ही नहीं सकते, तो पता ही होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए सारे आपके इधर के जो 3-4 हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। आर्टिकल 44 क्या कहता है सर? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में बात करता है सर आर्टिकल 44। अच्छा, ये क्या बोलता है, इसका मतलब क्या है, जरा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ब्रीफली। अच्छा, ये तो बहुत डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में इसको देखेंगे। समान नागरिक संहिता कहता है सर, देश में किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जात के लोग हों, कोई भी हो, सभी के लिए समान अगर वो नागरिक है तो उसके लिए समान तौर पर एक ही कानून होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है सर? जैसे अब आइए देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल 3 तलाक का मुद्दा था। सरकार 3 तलाक पे कानून लेके आई। कहां से प्रेरित हुआ 3 तलाक का कानून लेने के लिए? सर वो आर्टिकल 44 से प्रेरित हुआ, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार तो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं मुसलमानों और हिंदू के आधार पर, तो सर यहाँ पर उन दोनों के विवाह में अलग अलग नियम हैं, तलाक देने के अलग अलग नियम है। हमारे यहाँ दहेज देने के, डिवोर्स के अलग अलग नियम थे। अब यहाँ पर 3 तलाक को भी कानूनी तौर पे मान्यता दे दी गई सर। अब वो 3 तलाक 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 बोल करके आप तलाक नहीं दे सकते सर। ये व्यवस्था आपकी समान नागरिक संहिता बनाती है, सभी के लिए समान कानून की व्यवस्थाएं करती है सर। ये तो हमारा हो गया समान नागरिक संहिता के बारे में। आर्टिकल 45 शिक्षा संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण है सर। आर्टिकल 45 क्या है सर? शिक्षा संबंधित है। क्या बोलता है आर्टिकल 45 सर? जरा देख लेते हैं। आर्टिकल 45 कहता है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा का प्रावधान की बात करता है। पहले अब जरा समझिएगा, पहले इसमें आर्टिकल 45 में लिखा था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान सरकार कर सकती है, राज्य के लिए निर्देश थे। अच्छा, लेकिन हमने क्या किया सर, 46वें संविधान संशोधन 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमने सर इसे कानूनी अधिकार बना दिया आर्टिकल 21A के तहत, और इसे हमने फंडामेंटल ड्यूटी में भी जोड़ दिया 11वीं। तो फिर हमने कहा सर इसकी भी डिफिनीशन चेंज ही कर देते हैं। अब 6 से 14 वर्ष तो दोनों जगह हो ही गया है, इसको कर देते हैं 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। यही तो सर बात हुई ना, सर्व शिक्षा अभियान बढ़ावा दिया गया कि नहीं दिया गया सर? ये वही व्यवस्था है एक तरह से। तो इसी को जो लैंग्वेज चेंज की गई ना सर, ये 46वें संविधान संशोधन 2002 में हमने इसको चेंज कर दिया। क्लियर? अच्छा, 46 में क्या लिखा है सर? 46 में लिखा है कि इसमें SC और ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए शैक्षिक व्यवस्था कर सकती है सरकार, शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, के लिए शैक्षिक व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था। अच्छा, साथ ही साथ एक और बात लिखी गई है और जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो क्या बात है? बात यह है कि सर अभी सर 2019 में सरकार क्या लेके आई? 10% का बिल लेके आई सर, EVS आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, EWS, ठीक है ना। अब जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उनके लिए 10% का आरक्षण कहां से लेके आई सर? ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? आर्टिकल 46 कहता है कि सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान भी सर कर सकती है। तो यहां पर ही व्यवस्था दी गई है, यहां पर लिख लीजिएगा, सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान ये सरकार कर सकती है, यानी कि राज्य कर सकता है। क्लियर? अच्छा, ये तो हमारा हो गया सर जी, क्या 46 हो गया। ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग समझ रहे हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो आप कमेंट में करके बताओ, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी तो सीधा सीधा बात कर रहे हैं, ठीक है। आप भी बार बार देखोगे, 2 बार आप सब देख लीजिए ईमानदारी से ओपन करके। सर जब आप पढ़े ना तो दुनिया की सारी चीजें आप दिमाग से हटा दीजिए, केवल पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए। सर आपको एक झटके में याद होगा, एक झटके में नहीं हो, दोबारा एक बार देख लीजिए, 2 बार में आपको 90% आपके दिमाग बैठ चुका होगा। लेकिन समस्या ये है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं और उस समय आपका वो कंसोलिडेट नहीं होता माइंड में, तो उसका प्रयास करो थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे मैं सीधा सीधा बात करता हूँ सर। राज्य जो है ना, स्वास्थ्य के बारे में बात की है, जो स्वास्थ्य की योजनाएं चलाई जाती है ना, जीवन स्तर को सुधारने के बारे में बात किया गया है कि राज्य ऐसा प्रावधान कर सकता है। तो यहाँ मैं लिखे देता हूँ,
स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास ये सर सरकार कर सकती है। क्लियर, आपका ये समझ में आ गया। अच्छा 48 क्या कहता है सर? 48 कहता है साहब, बहुत आसान है। 48 कहता है कि सर कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देगी। कौन देगी सर? को बढ़ावा, सरकार कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देगी। सर आर्टिकल 48 में लिखा है सर कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना होगा। पशुपालन के साथ साथ में गाय का विशेष दर्जा दिया गया है। तो ये भी एक कारण है कि गाय को संरक्षण प्रदान करने का, क्योंकि एक मिल्क एनिमल है। गाय के बारे में नहीं, यहाँ पे जो भी दूध देने वाले जानवर हैं उन सभी के लिए मिल्क एनिमल जो भी है ना, उनको संरक्षण देने की बात कही गई है। क्यों? क्योंकि दूध एक आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, फायदेमंद तो ही जरूरी है। कुपोषण का शिकार हो जाते हैं जिनको नहीं मिलता है, ठीक है ना, मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ ना, उस समय हमारे पास खाने की व्यवस्थाएं नहीं थी, और यही कारण है कि आर्टिकल 48 में व्यवस्था बनाई गई कि एग्रीकल्चर पर और सर हमारी सर पशुपालन को बढ़ावा देने पर सरकार से ध्यान देगी। क्लियर। अच्छा 48 फिर क्या है सर? 48 के बारे में देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मैं टिक कर रहा हूं सर क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे लिखिएगा सरकार पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करती है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना होगा सर। क्या करना होगा सर? बढ़ावा देना होगा पर्यावरण संरक्षण के बारे में। अच्छा ये हो गया सर हमारा। आर्टिकल 49 पे आते हैं, बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं और बहुत आसानी से। आर्टिकल 49 क्या कहता है सर जी? आर्टिकल 49 कहता है कि सर जो स्मारक होंगे ना, स्मारकों के राष्ट्रीय महत्व, या कह सकते हो स्मारक एवं राष्ट्रीय महत्व, ऐसे लिख लो, स्मारक एवं राष्ट्रीय महत्व का संरक्षण के, ऐसा स्मारक एवं राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण, ठीक है ना, महत्व के स्थानों का संरक्षण। अच्छा ये भी सर आपका क्लियर हो गया। स्मारक होंगे और राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान होंगे उनका संरक्षण प्रदान करेगा। थोड़ा सा लिखने वाला ज्यादा हो गया इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत मजे के साथ सारे आर्टिकल हमने कवर कर रहे हैं। यहाँ पर 2 आर्टिकल बचे हैं, तेजी के साथ उनको कवर करते हैं और पूरा का पूरा नीति निषेध तथ्य आपका क्लियर एक ही वीडियो में। सर आर्टिकल 50 क्या कहता है? यही तो सर अभी 2020 के IAS में एग्जाम में आया था। ये क्या बोलता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलगाव, यानी कि क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव क्या कहता है सर? कहता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। बहुत आसान है, समझिए जरा सर। जो सर जुडिशियल सिस्टम है ना सर और एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, दोनों अलग अलग है सर, एक स्तंभ के रूप में है ना सर। तो एक सर हमारी का सरकार है, उसका काम अलग है, एक न्यायपालिका उसका काम अलग है। दोनों को अलग रखो, एक साथ मिक्स मत होने दो, वरना हमारे सर लोकतंत्र में डिसऑर्डर क्रिएट होने लगेगा। चेक्स एंड बैलेंस में सर प्रॉब्लम होने लगेगी। अब ये चेक्स एंड बैलेंस क्या है, जिसको आता है वो कमेंट करके जरूर बताए, ठीक है सर। आर्टिकल 51 बहुत आसान है सर, और आखिरी आर्टिकल है नीति निषेध तथ्यों के बारे में। ये कहता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या बोलता है? शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सर इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा। साहब क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा। इस प्रकार हमने सारे के सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए एक ही वीडियो में। आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक जितने भी नीति तथ्य हैं सबको कवर किया है। जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी डिस्कस किया यहाँ पर हम लोगों ने। और नीति तथ्यों को कहाँ से लिया गया है, किस भाग में वर्णन है, कौन सा अनुच्छेद है और क्या है, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो यहीं से हम इस वीडियो को अंत कर रहे हैं। और आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और कमेंट कर दिया करो, कमेंट करके अपना रिस्पांस जरूर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें और वीडियो को सर शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो सर हमारा भी भला होगा, आपका भी भला होगा सर, आपका भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, हमको भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।